शिक्षार्थियों, जेंडर भूमिकाएं, मानदंड, मौसम तत्व और पोषण संबंधी परिणाम शीर्षक युक्त एक अन्य व्याख्यान में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आर पद्मजा, हैदराबाद, भारत में स्थित इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स या ICRIST की सीनियर साइंटिस्ट हूँ। इस व्याख्यान में मैं आपको जेंडर भूमिकाओं, जेंडर मानदंडों, समय के उपयोग और पोषण संबंधी परिणामों से क्या तात्पर्य है, ये समझाऊंगी। प्रोफेसर नित्या राव का एक अन्य वीडियो है जिसमें इस बारे में विस्तार से बताया गया है कि जेंडर सशक्तिकरण एजेंसी का क्या अर्थ है और सशक्तिकरण की प्रक्रिया क्या है। ये व्याख्यान उसी की अगली कड़ी है। अपने व्याख्यान के अंत में मैं आपको एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री का लिंक दूंगी जो एक ग्रामीण क्षेत्र में एक महिला की भूमिका या जीवन को दर्शाता है। अ डे इन द लाइफ शीर्षक युक्त इस वीडियो को उदाहरण रूप में लेते हुए मैं आपको विभिन्न अवधारणाओं से अवगत कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस व्याख्यान के लिए हमारे सीखने के उद्देश्य त्रिआयामी हैं। पहला, हम जेंडर भूमिकाओं, मानदंडों, सामाजिक मानदंडों और पोषण संबंधी परिणामों से क्या समझते हैं। दूसरा उद्देश्य ये है कि ये समझ विकास और कल्याण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और आखिरी, जेंडर भूमिकाएं, मानदंड पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधी परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं। प्रोफेसर नित्या राव ने अपने व्याख्यान में पहले ही लिंग और जेंडर के बीच के अंतरों को समझाया था। अन्य आयामों में भूमिकाएं, अधिकार, जिम्मेदारियां और संबंध शामिल हैं। उदाहरण के लिए, दैनिक जीवन में पुरुष और महिलाएं कौन सी विभिन्न गतिविधियां करते हैं। एक ही व्यक्ति किसी के लिए माँ, मौसी, बहन और बेटी आदि हो सकती है। इसलिए हम सभी पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं कर सकते। उनकी भूमिका या संबंध के आधार पर संसाधनों के लाभ भिन्न हो सकते हैं। संसाधनों और लाभों तक पहुंच और नियंत्रण का निर्धारण जेंडर का एक अन्य आयाम है। जेंडर भूमिकाएं समय और संस्कृतियों या संदर्भ के साथ बदलती रहती हैं। सत्ता किसके पास है? जो इन सत्ता संबंधों को संचालित करता है वो जेंडर का एक और आयाम है। समाज द्वारा निर्धारित व्यवहार, मूल्य और दृष्टिकोण भी जेंडर का एक और आयाम है। आइए जेंडर संबंधी रूढ़ि युक्तियों पर नजर डालते हैं। एक जेंडर संबंधी रूढ़ि युक्ति सामान्यकृत दृष्टिकोण या पूर्व धारणा है जो उन गुणों, विशेषताओं या भूमिकाओं के बारे में है जो महिलाओं और पुरुषों के पास होनी चाहिए या उन्हें निभानी चाहिए। रूढ़ि युक्तियों के कुछ उदाहरणों के लिए स्लाइड में दिए गए इस बॉक्स को देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बॉक्स से महिलाओं और लड़कियों से आश्रित, निष्क्रिय, घरेलू, मृदुभाषी होने की अपेक्षा की जाती है। अगर कोई लड़की बहुत जोर से बात करती है तो लोग तुरंत कहते हैं, लड़की की तरह बनो, धीरे बोलो, चिल्लाओ मत। इसी तरह पुरुषों की बात करें तो पुरुष और लड़कों को कुछ गुण सौंपे जाते हैं। अगर कोई पुरुष या लड़का रोता है तो उसे तुरंत फटकार लगाई जाती है। जब जेंडर संबंधी रूढ़ि युक्ति पुरुषों या महिलाओं को अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को विकसित करने, अपने पेशेवर करियर को आगे बढ़ाने और या उनके जीवन के बारे में चुनाव करने की क्षमता को सीमित करता है तो ये रूढ़ि हानिकारक है। मैं आपको यहाँ एक उदाहरण देती हूँ। पहले के दिनों में भारत में महिलाओं या लड़कियों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि तब समाज को लगता था कि इंजीनियरिंग एक कठिन विषय है। आपको मशीनों से काम करना होगा, कठिन और सख्त बनना पड़ेगा, इसलिए ये लड़कियों के लिए उपयुक्त नहीं है। ये लड़कियों के लिए काफ़ी हानिकारक होता है क्योंकि उनमें रुचि और क्षमता होने के बावजूद भी वे इस तरह के कोर्स नहीं कर पाती हैं। अब जेंडर संबंधी रूढ़ि युक्ति पर थोड़ी और चर्चा करते हैं। इसके 4 बुनियादी प्रकार हैं। पहला व्यक्तित्व विशेषताओं पर आधारित है। उदाहरण के लिए, महिलाओं से अक्सर मिलनसार और भावुक होने की उम्मीद की जाती है, जबकि पुरुषों से आमतौर पर आत्मविश्वासी और आक्रामक होने की उम्मीद की जाती है। दूसरा प्रकार घरेलू व्यवहार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग उम्मीद करते हैं कि महिलाएं बच्चों की देखभाल करेंगी, खाना पकाएंगी और घर साफ करेंगी, जबकि पुरुष वित्त की देखभाल करेंगे।
अपनी गाड़ियों या अपने यार्ड पर काम करेंगे और घर की मरम्मत के कार्य करेंगे। जेंडर संबंधी रूढ़ियुक्ति का तीसरा आयाम व्यवसायों पर आधारित है। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि शिक्षक और नर्स आमतौर पर महिलाएं ही होती हैं। पायलट, डॉक्टर और इंजीनियर पुरुष होते हैं। अंतिम प्रकार शारीरिक बनावट पर आधारित है। उदाहरण के लिए, महिलाओं से पतले और सुडौल होने की अपेक्षा की जाती है, जबकि पुरुषों से लंबे और हट्टे-कट्टे होने की अपेक्षा की जाती है। पुरुषों और महिलाओं से ये भी उम्मीद की जाती है कि वे अपने लिंग के लिए विशिष्ट तरीके से कपड़े पहने और तैयार हों। उदाहरण के लिए, पुरुषों का पैंट पहनना और छोटे केश रखना, महिलाओं का ड्रेसेस पहनना और मेकअप करना। आइए अब समझते हैं कि जेंडर भूमिकाओं से हमारा क्या तात्पर्य है। जेंडर भूमिकाएं व्यवहार, कार्यों और दृष्टिकोणों को संदर्भित करती हैं जिन्हें विशिष्ट संस्कृति पुरुषों या महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त के रूप में परिभाषित करती हैं। उदाहरण के लिए, इस चित्र या दृष्टांत में आप देख सकते हैं कि केवल 6% पुरुष खाना पकाने में शामिल हैं। प्रत्येक समाज, जातीय समूह और संस्कृति में जेंडर भूमिका से अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन वे समूह से समूह में बहुत भिन्न हो सकती हैं। वे समय के साथ एक ही समाज में भी बदल सकती हैं। नीचे दिया गया ग्राफ एक उदाहरण या दृष्टांत देता है कि कैसे जेंडर भूमिकाएं समूह से समूह में भिन्न होती हैं और वे समय के साथ कैसे बदल सकती हैं। उदाहरण के लिए, समाज स्तर पर सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक मूल्य निर्धारित करते हैं कि पुरुषों और महिलाओं को क्या भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही व्यवस्था और संस्थागत स्तर पर सार्वजनिक नीतियां, कानून, सरकारें भी जेंडर भूमिकाओं को परिभाषित करने में भूमिका निभाती हैं। एक संगठनात्मक और सामुदायिक स्तर के दृष्टिकोण से, जैसे स्कूल, कार्यस्थल, खेल क्लब, सार्वजनिक स्थान, ये भी परिभाषित करते हैं कि पुरुषों और महिलाओं को क्या भूमिका निभानी चाहिए। और अंत में व्यक्तिगत और संबंध स्तर यानी व्यक्तिगत ज्ञान, आपका दृष्टिकोण परिवार, दोस्तों और आपके समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ आपके संबंध भी परिभाषित करते हैं कि कैसे कौन सी भूमिका निभानी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि जेंडर भूमिकाओं में परिवर्तन हुए हैं और वे समय और संस्कृतियों के साथ भिन्न हो सकते हैं। आइए तब और अब की जेंडर भूमिकाओं को देखें। इतिहास में लंबे समय पहले जेंडर भूमिकाओं और उन्हें हमेशा कैसे समझा जाता था के बारे में सोचें। इस स्लाइड की ये तस्वीर वास्तव में आपको बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती है कि पुरुष काम पर जाते हैं, वे घर का काम नहीं करते हैं और जब वे काम से वापस आते हैं तो वे अखबार पढ़ते हैं, यार्ड, कार आदि की देखभाल करते हैं। दूसरी ओर एक महिला या एक माँ बच्चों की देखभाल के लिए घर पर रहती है। वो खाना बनाती है, घर की सफाई करती है, कपड़े धोती है आदि कार्य करती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। महिलाओं को काम पर भेजना पड़ा और इस तरह उन्होंने कारखानों में जाना शुरू किया, कठोर श्रम किया और फिर हम समय के साथ धीरे धीरे विकसित होने वाली जेंडर भूमिकाओं में बदलाव देख सकते हैं। अब सभी व्यवसाय पुरुषों और महिलाओं, लड़कों और लड़कियों दोनों द्वारा किए जा सकते हैं या करने के योग्य हैं। महिलाएं, जैसा कि हम बीच की तस्वीर में देख सकते हैं, अब रोजगार के लिए बाहर जा रही हैं, जबकि पुरुष अपने बच्चों और घरेलू जिम्मेदारियों की देखभाल कर रहे हैं। इस स्लाइड की आखिरी तस्वीर दिखाती है कि इस मौजूदा परिदृश्य में कौन क्या करता है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि 50% महिलाएं बर्तन धोती हैं, जबकि 50% पुरुष भी बर्तन और कपड़े धोने का काम कर रहे हैं। आइए थोड़ा और विस्तार से जानें कि महिलाओं की भूमिका क्या है। महिलाएं कई भूमिका निभाती हैं और बहुत सी भूमिकाओं पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी, ईंधन, जलाऊ लकड़ी और चारा लाने के तिगुने बोझ को काम या भूमिकाओं के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि इनमें से कई भूमिकाओं पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। कई भूमिकाएं जो महिलाएं घर, खेत, समुदाय और समाज में निभाती हैं, पर अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को पहचाना नहीं जाता है क्योंकि उनके काम को आमतौर पर पारंपरिक आर्थिक संरचनाओं में नहीं गिना जाता है। अधिकृत आंकड़ों में महिलाओं के अधिकांश काम अदृश्य रहते हैं।
क्योंकि ये बड़े पैमाने पर अनौपचारिक क्षेत्र या उनके घर के भीतर किए जाते हैं। ये समस्या काम को सिद्धांत और पारंपरिक आंकड़ों दोनों में बाजार से जुड़ी एक भुगतान की गई आर्थिक गतिविधि के रूप में परिभाषित करने के तरीके से उपजी है। इसलिए डेटा की कमी के कारण अक्सर जेंडर विश्लेषण तथा महिलाओं के दृष्टिकोण की नीति निर्माण में योगदान की उपेक्षा हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा है, पुरुषों और महिलाओं की अवैतनिक देखभाल अर्थव्यवस्था या प्रजनन क्षेत्र के लिए बहुत अलग भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और संबंध हैं जो श्रम बाजारों के साथ अपना बंधन साझा करते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के संबंध में महिलाओं की स्थिति की विशेषता देख सकते हैं, इस तथ्य को देखते हुए कि वे भुगतान और अवैतनिक देखभाल अर्थव्यवस्था में संलग्न हैं, महिलाएं अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के भीतर अधिक प्रतिनिधित्व करती हैं और विषमतापूर्वक अवैतनिक काम में फंसाई जाती हैं, जो श्रमिक परिवारों और घरों को उत्पन्न करने में जाता है। इसके दो प्रमुख निहितार्थ हैं। सबसे पहले, नीति को महिलाओं के रोजगार प्रक्षेपवक्र को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि वे हैं ना कि जैसा उन्हें किसी एंड्रोसेंट्रिक प्रश्न के अनुसार होना चाहिए। ये रोजगार, कमाई और आजीवन योगदान के प्रकार में जेंडर आधारित असमानताओं को सामने लाएगा। दूसरा, इन जेंडर आधारित असमानताओं को देखते हुए महिलाओं और पुरुषों के लिए सामाजिक सुरक्षा परिणामों को समान करने के लिए 3 अलग-अलग लेकिन संभावित पूरक रणनीतियों की आवश्यकता है। अब इक्रिसैट द्वारा की गई केस स्टडी का उपयोग करते हुए मैं जेंडर द्वारा समग्र समय उपयोग पैटर्न की व्याख्या करना चाहूंगी और इसे इस ग्राफ में दर्शाया गया है, जिसे आप स्लाइड पर देख सकते हैं। गतिविधियों में ऊर्जा लागत के वर्गीकरण का उपयोग करते हुए ग्राफ से पता चलता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक ऊर्जा की आवश्यकता वाली गतिविधियों पर कुल 529 मिनट खर्च करती हैं, जो पुरुषों की तुलना में लगभग 2 घंटे अधिक है। गतिविधियों और ग्राफ में लाल कोष्ठक देखें। इसी तरह उन्होंने आराम, व्यक्तिगत देखभाल और अन्य गतिविधियों पर पुरुषों की तुलना में लगभग 2 घंटे कम समय बिताया है। 24 घंटे के एक सामान्य दिन में सोने और आराम करने के समय को छोड़कर, जो पुरुषों और महिलाओं के लिए 9 घंटे से थोड़ा अधिक होता है, महिलाएं घरेलू, पारिवारिक देखभाल, कृषि और गैर कृषि गतिविधियों के लिए अतिरिक्त समय की मांग को समायोजित करने के लिए अपने खाली समय को 1.5 घंटे कम कर देती हैं। इसी तरह के परिणाम युगांडा जैसे अन्य देशों में भी पाए जाते हैं, जहां समान कृषि पारिस्थितिकी है और जैसे कि आप देख सकते हैं, महिलाओं का समग्र काम का बोझ पुरुषों की तुलना में अधिक है। ये औपचारिक और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी में साक्ष्य अंतर की व्याख्या करता है। अब आगे बढ़ते हुए और इक्रिसैट से उसी केस स्टडी का उदाहरण लेते हुए, हम सभी पुरुषों और महिलाओं को एक सजातीय समूह के रूप में नहीं समझ सकते हैं। आइए देखें कि उम्र के नज़रिए से कौन विभिन्न गतिविधियों पर कितना समय व्यतीत करता है। जैसा कि आप इस तालिका में देख सकते हैं, 18 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के पुरुषों और महिलाओं की तुलना में ये स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि 30 से 49 वर्ष के आयु वर्ग के पुरुष और महिलाएं दोनों ही खेती, गैर कृषि और पशुधन गतिविधियों पर अधिक समय व्यतीत करते हैं। महिलाएं इस काम के बोझ की भरपाई के लिए घरेलू तथा देखभाल गतिविधियों और अपने खाली समय से समय कम करती हैं। 18 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवा पुरुष खेती और संबंधित गतिविधियों के बाहर अवसरों की तलाश करते हैं। दूसरी ओर युवा महिलाओं की घरेलू, पारिवारिक देखभाल और घर पर अन्य जिम्मेदारियों के लिए समय की अधिक मांग होती है, क्योंकि वे बच्चे पैदा करने और पालन पोषण करने वाले आयु वर्ग में होती हैं। हालांकि मैं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर चर्चा कर रही हूँ, फिर भी इसी तरह के परिणाम शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों के भीतर भी मिल सकते हैं। अब कृषि पर विशेष बल देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों पर चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। कृषि में जेंडर भूमिकाओं को देखते हुए महिलाओं और पुरुषों की संचालनवार भागीदारी के एक अवलोकन से पता चलता है कि समय के साथ महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है, न केवल प्रति हेक्टेयर घंटों की संख्या के संदर्भ में, बल्कि संचालन की संख्या में भी।
जैसा कि आप इस ग्राफ से देख सकते हैं, प्रारंभिक वर्षों में अर्थात 1975-76 से महिलाएं ज्यादातर सिलाई, निराई और कटाई के कार्यों में शामिल थीं। धीरे धीरे समय के साथ भूमि की तैयारी, सिंचाई, भूमि संरक्षण और कटाई के बाद के प्रसंस्करण में भी उनकी भूमिका स्पष्ट हो गई है और महिलाओं के समय के बोझ में वृद्धि हुई है। जेंडर भूमिकाओं के समय के बोझ पर चर्चा जारी रखते हुए आइए इसे मौसम तत्व के दृष्टिकोण से भी देखें। इस स्लाइड में प्रस्तुत 2 चित्रों से पता चलता है कि जेंडर के आधार पर जिम्मेदारियों का वितरण कैसे किया जाता है और मौसम तत्व की विविधताएं महिलाओं और पुरुषों द्वारा उपयोग किए जाने वाले समय को कैसे प्रभावित करती हैं। किसके काम का बोझ ज्यादा है और साल में किस समय। जैसा कि आप इन दोनों चित्रों में देख सकते हैं कि पुरुषों के मुकाबले पूरे साल महिलाओं पर काम का बोझ ज्यादा रहता है। ये कार्यभार पोषण संबंधी परिणामों पर कैसे प्रभाव डालता है? क्या महिलाओं और पुरुषों को एक वर्ष के दौरान खाने के लिए पर्याप्त भोजन या खाने के लिए पौष्टिक भोजन मिल रहा है, या फिर ऐसे समय भी होते हैं जब उनके पास खाने के लिए कम भोजन होता है? इनका उत्तर मौसम के हिसाब से काम के बोझ को समझकर और फिर उन्हें खाद्य उत्पादन की उपलब्धता और खपत से जोड़कर दिया जा सकता है। इन दृश्यों से हम समझ सकते हैं कि कैसे जेंडर भूमिकाएं और मौसम तत्व पुरुषों और महिलाओं दोनों के पोषण संबंधी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए जेंडर और सामाजिक मानदंडों के बारे में कुछ और बात करते हैं। ये क्या हैं? जेंडर और सामाजिक मानदंडों से हमारा क्या तात्पर्य है? इसे समझना हमारे दैनिक जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? और पोषण संबंधी परिणामों का उपयोग करते हुए कार्य समय में जेंडर अंतर समझना क्यों महत्वपूर्ण है? जेंडर की प्रकृति पर चर्चा करते हुए ही शिक्षावादी जेंडर का काम करने वाले विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं के बीच बड़ी बहस के संदर्भ में जेंडर मानदंडों की धारणा उभरी। अधिकांश मौजूदा सामाजिक प्रणालियां गहराई से पदानुक्रमित हैं, जो अधिक पुरुष या मर्दाना को महिला या स्त्री की तुलना में विशेषाधिकार देती हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जेंडर मानदंड वो सामाजिक नियम और अपेक्षाएं हैं जो जेंडर व्यवस्था को समय के अनुकूल बनाए रखते हैं। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और 2000 के बाद से कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और निकाय जेंडर समानता को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता बना रहे थे। जेंडर मानदंड शब्द ने पुरुषों और महिलाओं के बीच लैंगिक सत्ता असंतुलन के प्रारंभिक संदर्भों को हटाते हुए शब्दावली में अपनी जगह बना ली है। भले ही जेंडर मानदंडों पर बहुत काम महिलाओं के अधिकारों और भलाई को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित किया गया था, पुरुषों और मर्दानगी पर काम ने भी जेंडर मानदंडों में इस वृद्धि में योगदान दिया है। ये स्वीकार किया जाने लगा कि कैसे मर्दानगी के मौजूदा मानदंड न केवल महिलाओं के लिए बल्कि स्वयं पुरुषों के लिए भी हानिकारक हैं। आइए जेंडर मानदंडों को समझने के बाद हम ये समझने की कोशिश करें कि सामाजिक मानदंडों से हमारा क्या तात्पर्य है। सामाजिक मानदंड हमारे दिमाग में होते हैं। लोगों के विश्वास, अन्य लोगों के कार्यों और अभिव्यक्ताओं की अनुमोदन और अस्वीकृति के अनुभवों से आकार लेते हैं। उदाहरण के लिए, वे मान्यताएं जो ये देखने से उत्पन्न हुई हैं कि लोग क्या करते हैं और क्या पसंद करते हैं। जेंडर मानदंड लोगों के कार्यों के माध्यम से निर्मित और पुनरुत्पादित होते हैं और सत्ताधारकों द्वारा लागू किए जाते हैं, जो लोगों के अनुपालन से लाभान्वित होते हैं। उदाहरण के लिए, जिस तरह से एक विशेष समूह या श्रेणी के लोग बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, चलते हैं आदि। इसका एक अच्छा उदाहरण पुरुष और महिला दोनों हैं जो संगठनों के बोर्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनसे ब्लेजर पहनने की उम्मीद की जाती है। अब दूसरी ओर सामाजिक मानदंड आमतौर पर स्थिर होते हैं, लेकिन वे खुद बनाए जाते हैं और जरूरी नहीं कि इससे किसी को फायदा हो। उदाहरण के लिए, कार में सीट बेल्ट पहनने का मानदंड, ये एक सामाजिक मानदंड है। आइए जेंडर और सामाजिक मानदंडों के बारे में कुछ और पढ़ें। जेंडर मानदंडों का अक्सर लोगों के व्यक्तिगत व्यवहार को आकार देने के रूप में अध्ययन किया जाता है। लोग अपनी संस्कृति, समाज या समूह के जेंडर मानदंडों का पालन करते हैं, जिनकी सीमाएं आमतौर पर धुंधली होती हैं।
उदाहरण के लिए, भारत में पितृसत्तात्मक समाजों में लोगों का घर में पुरुषों के अधिकार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, क्योंकि उन्हें घर का मुखिया माना जाता है। अब दूसरी ओर सामाजिक मानदंडों का अक्सर लोगों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विचलन के रूप में अध्ययन किया जाता है। लोग संदर्भ समूह के सामाजिक मानदंडों का पालन करते हैं, जो कि कार्यालय समूह, मित्र मंडली, कक्षाएं आदि हैं, जिनकी सीमाएं आमतौर पर काफी परिभाषित होती हैं। उदाहरण, भारत में कई उदाहरणों में छात्रों का शिक्षकों से बहुत अधिक प्रश्न पूछना एक स्वीकृत सामाजिक मानदंड नहीं हो सकता है, भले ही संदेह स्पष्ट करना छात्र का एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो। जेंडर मानदंडों को बदलने के लिए संस्थानों और सत्ता की गतिशीलता को बदलने की आवश्यकता है। अक्सर ये यथास्थिति के संघर्ष और पुनः वार्ता के माध्यम से होगा। ये एक राजनीतिक परियोजना है जो पुरुष और महिलाओं के बीच समानता लाती है। इसका उदाहरण पूरे भारत में बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना है। सभी के लिए मुफ्त शिक्षा की नीति और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन जैसे अभियानों ने बालिकाओं की शिक्षा पर लोगों के विश्वास को बदलने में मदद की है। सामाजिक मानदंडों को उसके सरलतम रूप में बदलने के लिए लोगों की इस गलत धारणाओं को बदलने की जरूरत है कि दूसरे अपने संदर्भ समूहों में क्या करते हैं और किसका अनुमोदन करते हैं। ये महिलाओं और पुरुषों के लिए अधिक से अधिक कल्याण की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, बाल शोषण को कम करना। इस परिवर्तन के होने के लिए 3 रणनीतियों की आवश्यकता है: व्यक्तिगत मानक प्रतिक्रिया, व्यवहार परिवर्तन के लिए कई माध्यमों से संदेश, और इन गलत धारणाओं को ठीक करने के लिए छोटी समूह चर्चा। आइए ये भी समझने की कोशिश करें कि नवाचार और अपनाने की प्रक्रिया में जेंडर के लिए एक प्रणाली, सिस्टम, दृष्टिकोण लागू करना क्यों महत्वपूर्ण है। ग्रामीण आजीविका प्रणालियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए ऐसी प्रणालियों के कई घटकों के बीच जटिल अंतर संबंधों की खोज करने पर विचार किया जाना चाहिए, अर्थात संदर्भ, परिसंपत्ति और ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंधों सहित रणनीतियां। जेंडर भूमिकाएं, मानदंड और पहचान उन अवसरों को प्रभावित करते हैं जो महिलाओं और पुरुषों को विशेष अभ्यासों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि धान की रुपाई के चरम मौसम के दौरान एक प्रसार कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तो महिलाओं के लिए समय निकालना मुश्किल होता है। ये संभावना बहुत कम है कि प्रसार एजेंसी आसानी से प्रौद्योगिकी के प्रसार या प्रसार में सफल होगी। ऐसा नहीं है कि महिलाओं की दिलचस्पी नहीं होती, बल्कि उनके पास समय की कमी होती है। ऐसा भी हो सकता है कि वे प्रसार कार्यक्रमों में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि घर के भीतर निर्णय लेने पर भूमि या धन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता है। सिस्टम के दृष्टिकोण पर आगे बढ़ते हुए नवाचारों को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। सामाजिक संस्थाएं, परंपराएं और मानदंड इस बात को प्रभावित करते हैं कि कैसे किसान यानी पुरुष और महिला दोनों एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं तथा सीखते हैं, और कैसे वे ज्ञान का उत्पादन, प्रसार और प्रयोग करते हैं। जेंडर मानदंड अक्सर घर और खेत में भूमिकाओं और अभ्यासों को रेखांकित करते हैं और इस पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं कि महिलाएं और पुरुष ऐसी प्रक्रियाओं में जहां जेंडर भूमिकाएं और जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं, कैसे भाग लेते हैं और लाभान्वित होते हैं। इसलिए 2 सवालों को समझना जरूरी है। पहला, घरों और खेतों में सामान्य जेंडर भूमिकाएं और अभ्यास क्या हैं, और दूसरा, ये नियम और अभ्यास सीखने की प्रक्रियाओं, नवाचार प्रक्रियाओं और नवाचारों को अपनाने में भागीदारी को कैसे प्रभावित करती हैं। इस तरह का विश्लेषण जमीनी स्तर पर नवाचारों को और अधिक सफल बनाने में योगदान दे सकता है। आइए जेंडर भूमिकाओं, समय के उपयोग और पोषण की ओर बढ़ते हैं। हम जेंडर भूमिकाओं, समय के उपयोग और पोषण संबंधी परिणामों को समझने के लिए फिर से ICRIST के केस स्टडी का उपयोग करेंगे। पूरी कहानी और इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए पद्मजा रावूला और अन्य 2019 पढ़ें।
कई निम्न और मध्यम आय वाले देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि समय के उपयोग और पोषण पर साक्ष्य की हालिया व्यवस्था समीक्षा से पता चलता है कि महिलाएं कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और ये खेत श्रमिकों या कृषि प्रबंधकों के रूप में इन गतिविधियों के लिए समय की प्रतिबद्धता में परिलक्षित होता है। साथ ही ये भी पता चला है कि कृषि हस्तक्षेपों को अपनाने और प्रतिक्रिया देने में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के लिए समय का बोझ बढ़ जाता है। पोषण संबंधी प्रभाव भिन्न होते हैं क्योंकि परिवार बढ़े हुए बोझ और कार्यभार के प्रति अलग-अलग तरीकों से प्रतिक्रिया करते हैं और ये सुझाव हमें देता है कि समय के बोझ और पोषण के बीच की कड़ी जटिल है। महिलाओं की कृषि भूमिका के महत्व की पुष्टि करते हुए नए साक्ष्य से ये बात सीखी गई है कि कृषि हस्तक्षेप से लाभार्थियों के समय का बोझ बढ़ सकता है। समीक्षा ये भी निष्कर्ष निकालती है कि बदलते समय के उपयोग से पोषण संबंधी परिणामों में परिवर्तन होता है, परंतु कार्य मार्ग जटिल है और प्रभाव पर कोई सहमति नहीं है। इन साक्ष्यों ने स्पष्ट रूप से समय के उपयोग को एक महत्वपूर्ण डेटा के रूप में पहचाना और सुझाव दिया कि जेंडर समय उपयोग पैटर्न को समझने से विभिन्न सामाजिक आर्थिक संदर्भों की सराहना करने में मदद मिलती है, जो जेंडर और पोषण नीतियों, कार्यक्रम के दृष्टिकोण और सिफारिशों को बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ये केस स्टडी पुरुषों और महिलाओं पर उनकी पोषण स्थिति के अनुसार विभिन्न गतिविधियों में समय की मांग के प्रभावों को समझने के लिए भी साक्ष्य प्रदान करती हैं। सबसे पहले और महत्वपूर्ण, ये जेंडर के आधार पर कुपोषण के परिणाम का प्रमाण प्रदान करती है। जांच में शामिल पुरुषों में से 62% सामान्य पोषण स्थिति में हैं और 38% कुपोषित हैं, जिनमें से 23% कुपोषित हैं और 15 अधिपोषित हैं। इसकी तुलना में केवल 54% महिलाएं ही अच्छी तरह पोषित हैं और शेष 46% कुपोषित हैं। दूसरा, डेटा स्पष्ट रूप से समय के उपयोग और पोषण में जेंडर अंतर को दर्शाता है। कम वजन वाले पुरुष उच्च ऊर्जा खपत वाली गतिविधियों में कम समय व्यतीत करते हैं। ये या तो घरेलू काम, खेत, गैर कृषि और पशुधन गतिविधियां हो सकती हैं, और वे अधिक समय खाली समय सोने और आराम करने में व्यतीत करते हैं। ये दर्शाता है कि खराब पोषण की स्थिति उन्हें अधिक गहन गतिविधियों में शामिल होने से रोकती है और वे आसानी से थक सकते हैं। इसलिए वे सामान्य बॉडी मास इंडेक्स वाले और या अधिक वजन वाले पुरुषों की तुलना में सोने और आराम करने में अधिक समय व्यतीत करते हैं। महिलाओं के लिए स्थिति अलग है। विश्लेषण से पता चलता है कि कम वजन होने और 18.5 से कम बॉडी मास इंडेक्स होने के बावजूद अधिक पोषित महिलाओं की तुलना में ये महिलाएं अधिक ऊर्जा खपत वाली गतिविधियों में शामिल होती हैं। इसके अलावा वे आराम और व्यक्तिगत देखभाल पर कम समय बिताती हैं और ये पोषण की स्थिति को और प्रभावित करता है। तीसरा, आहार की विविधता या आहार की गुणवत्ता को देखते हुए निष्कर्ष ये भी बताते हैं कि सामान्य या कुपोषित पुरुषों के आहार की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है। महिलाओं के मामले में ये जानकर आश्चर्य होता है कि जो महिलाएं कुपोषित हैं, उन्हें आहार में सामान्य या अधिपोषित महिलाओं की तुलना में सबसे अधिक विविधता है, जो और अधिक अध्ययन और समझ का विषय है। ये सारी जानकारी जो मैंने इस व्याख्यान में प्रस्तुत की है, विकास के लिए क्या मायने रखती हैं? आइए इस व्याख्यान के निष्कर्ष को देखें। सबसे पहले संदर्भ मायने रखता है। अपनी पूरी प्रस्तुति में मैंने समय के साथ बदलती संस्कृतियों, विभिन्न संदर्भों के बारे में बात की, इसलिए संदर्भ मायने रखता है। जेंडर भूमिकाएं, मानदंड की रूढ़ियुक्तियां संस्कृतियों और क्षेत्रों में भिन्न होती हैं और समय के साथ बदलती हैं। इसलिए किसी भी आयाम में वांछित परिवर्तन लाने के लिए एक स्थिति सभी के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण काम नहीं करेगा। दूसरा, अनेक भूमिकाओं को पहचानना। महिलाएं कई भूमिकाएं निभाती हैं, वैतनिक और अवैतनिक, उत्पादक और प्रजनन तथा घरेलू और सामुदायिक स्तर पर। उनकी भलाई, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी सशक्तिकरण में सुधार के लिए इन्हें मान्यता दी जानी चाहिए और उचित हस्तक्षेप करने चाहिए।
तीसरा, एक सिस्टम दृष्टिकोण में जेंडर को एकीकृत करना। नवाचारों को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए जेंडर को उचित तरीके से समझना और उसकी व्याख्या करना महत्वपूर्ण है। साथ ही डेटा शून्य को भरना, बेहतर नीति और कार्यक्रम निर्माण और कार्यान्वयन के लिए भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, मानदंडों और पोषण संबंधी परिणामों पर जेंडर, वर्ग, आयु, जातीयता द्वारा अलग अलग डेटा उत्पन्न करना महत्वपूर्ण है। और आखिरी, अदृश्य को दृश्यमान बनाएं। जैसा कि शुरुआत में उल्लेख किया गया है, मैं आपके साथ एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से एक केस स्टडी साझा करना चाहती हूं, जिसका शीर्षक है अ डे इन द लाइफ ऑफ विमेन। इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री में मैंने अब तक विभिन्न जेंडर भूमिकाओं, रूढ़ियों और कैसे पुरुषों और महिलाओं को ग्रामीण समाज में समावेश और बहिष्करण के विभिन्न स्तरों का सामना करना पड़ता है के बारे में बताया है। उसकी और स्पष्ट समझ दी जाएगी। तो अ डे इन द लाइफ ऑफ विमेन वीडियो का आनंद लें। जेंडर भूमिकाओं, मौसम तत्व, मानदंडों और पोषण की अधिक विस्तृत समझ के लिए अध्याय में दिए गए संदर्भों का प्रयोग करें। आपके लिए उपयोगी और दिलचस्प व्याख्यान लाने के लिए हम कई भागीदारों के साथ सामूहिक रूप से कार्य कर रहे हैं, जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं। हैप्पी लर्निंग प्रिय शिक्षार्थियों। धन्यवाद।